तो हेलो ऑल, वेलकम बैक। वेलकम बैक। ओके, वेलकम बैक ऑल। वेलकम बैक ऑल। स्ट्रीमिंग स्टार्टेड हो गई, आप लोगों को दिख रहा है? तो सबने ब्रेक ले लिया? हाँ 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 हाँ। माय गॉड, ऐड आ रहा है, ऐड आ रहा है, चैनल पे ऐड आ रहा है हमारे। ओहो, ऐड भी देखना पड़ेगा। ओके, हेलो एवरीवन। तो माइक 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 कहाँ गया? माइक 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 माइक, यस, दिस इज द माइक। ओके, तो क्या डिस्कशन चल रहा है आप लोगों का? मैं तो यही था तब से। मैंने तो घर पर हूँ, बाकी सब सरफराज कोचिंग में गए। सरफराज समझ, अच्छा, आपस में चल रहा है आप लोगों का? ओके, चलो, करे स्टार्ट। लंबा ब्रेक हो गया ना, करे स्टार्ट। ओके, यस यस यस, अभी मैसेज रुक के आ रहे हैं। ओके, यस आ गया सबका, चलो। तो लेट अस स्टार्ट फर्दर। तो ब्रेक से पहले हम लोग देख रहे थे कि इस केस में हम सिस्टम कैसे बनाते हैं जबकि हमारे ब्लॉक वन बाय वन कनेक्ट होते हैं बाय द स्ट्रिंग, बाय द मासलेस स्ट्रिंग अगर कनेक्ट होते हैं। हाउ डू वी मेक द सिस्टम, हाउ डू वी डिसाइड द सिस्टम? अब मान लीजिए कि ये केस स्ट्रिंग का ना हो। इस केस में मान लो आपके पास जो है, यू हैव द लेट अस से ब्लॉक विच आर प्लेस्ड लाइक दिस। तीन ब्लॉक हैं अलग अलग, और तीनों का मास आपको गिवन है, मान लीजिए M1 M2 M3। और ये ऐसे कनेक्ट कनेक्ट नहीं है, मैंने रखे हुए हैं टच करके, है ना? और आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है? तो इस केस में लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक द सिस्टम, हाउ टू मेक द इक्वेशन, एंड बाय नोइंग दैट वी विल नो द फ्री बॉडी डायग्राम। थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा, जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम पीछे पढ़ा था, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, तो देखो सिस्टम में फिर वही कर सकता हूं, मैं एक को सिस्टम ले सकता हूं, दो को ले सकता हूं, तीन को ले सकता हूं। अगर मैं पहले तीनों को अलग अलग सिस्टम मान के चलूं, मान लो, तो मैं क्या लिखूंगा? M3 को लिखूंगा। अगर मैं सबसे पहले मेरा M3 है, M3 पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है? आई एम राइटिंग ओनली द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है? हालांकि फ्री बॉडी डायग्राम में ऑल द फोर्सेस आपको लिखने हैं, यू हैव टू राइट ऑल द फोर्सेस अपवर्ड डाउनवर्ड, लेकिन मैं केवल हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं क्योंकि मेरा जो एक्सेलेरेशन हो रहा है या बाकी चीजें हो रही हैं, ऑल आर हॉरिजॉन्टल, इसलिए मैं केवल हॉरिजॉन्टल ही लिख रहा हूं यहाँ पे। तो M3 पे फोर्स F है एक, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? इसके बगल में M2 मास है, तो जब आप F3 लगाओगे तो F लगाओगे तो M3 वाला ब्लॉक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो M2 को पुश करेगा। तो M2 को पुश करेगा तो ये M2 पे फोर्स लगाएगा, इधर को नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने बताया था कल, जब एक दूसरे के अंदर प्रेस करेंगे तो देर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, जिसको मान लो मैं बोलता हूं नॉर्मल रिएक्शन 1। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? अगर M3 ने M2 पे लगाया तो M2 M3 पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। किधर को लगाएगा? ऐसे लगाएगा, ठीक? अब N2 पे फोर्स लग रहा है, सॉरी M2 पे फोर्स लग रहा है, कितना? N1। N1, F नहीं लग रहा, F नहीं लग रहा है यहाँ पे, कितना लग रहा है? N1। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे F को यहाँ भी लगा देते हैं, F नहीं लग रहा है, इस पे N1 लग रहा है केवल। अब ये क्या होगा? आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके बगल में कौन बैठा हुआ है भाई? इसके बगल में एक और भाई बैठे हुए हैं, M1। तो ये इसको पुश करेंगे तो इस पर फोर्स लगाएंगे, कितना? मान लो N2। इसने इस पे N2 लगाया, तो ये इस पे बैक में क्या लगाएगा? N2। क्या लगाएगा? N2 लगाएगा। एक्शन रिएक्शन,
ठीक है, अब m के इधर तो कोई है नहीं, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो कुल मिला के इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, F और N1 जो अपोजिट हैं। इस बॉडी पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, N1 और N2 जो अपोजिट हैं। इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है, N2। ठीक है, ओके। अब मैं अगर इनके लिए इक्वेशन बनाऊं वन बाय वन, इसके लिए क्या इक्वेशन बनाऊंगा? आई विल राइट F इक्वल टू एम, अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? N2 इक्वल टू M1 इंटू ए। इसके लिए इक्वेशन बनेगी। जब मैं इसके लिए बनाना चाहूंगा तो क्या करेंगे? N1 माइनस N2 इक्वल टू M2 इंटू ए, ये इक्वेशन बनेगी। इस पे दो फोर्स है ना, N1 और N2। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है एक्सेलरेशन इधर को होगा, क्योंकि फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो तो तीनों इधर को एक्सेलरेट करेंगे। तो मैं एक्सेलरेशन इधर को मार रहा हूं, तो मैं फोर्स भी कैसे लिख रहा हूं? N1 माइनस N2, क्योंकि मुझे पता है कि N1 इधर को एक्सेलरेट करेगा, माइनस N2 इक्वल टू M ए। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा N2 माइनस N1, क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन इधर को होगा, N1 ज्यादा होगा। ऐसे इस केस में लिखोगे तो क्या लिखोगे? यू विल राइट F माइनस N1 इक्वल टू M3 ए। तो तीन इक्वेशन आपकी बनेंगी, N2 इक्वल टू MA, N1 माइनस N2 इक्वल टू M2A और F माइनस N1 इक्वल टू M3A। ठीक है, ये तीन इक्वेशन बनेंगी। इनको सॉल्व कर सकते हैं। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे हमारे? एक तो हमारा A अननोन है, N1 N2 अननोन है, तो हमारे कुल मिला के यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशन बन रही है। तो बाय यूजिंग दीज थ्री इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री अननोन्स और थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तो हुआ कि सिंपल तरीका, बिल्कुल आपने सबको वन बाय वन मान लिया। तो दिस वॉज वेरी सिंपल तरीका। ओके, अच्छा प्रशांत, अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूं, इसको कंप्लीट कर लूं। तो इस पे एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका हुआ सिस्टम मान लो। सिस्टम, तो मैं सिस्टम मान लो किसी को मानता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि इन दोनों का सिस्टम मान लेता हूं, किसी का ही मान लो आप। मान लो मैं मानता हूं कि भाई आपके ऊपर है, आप क्या क्या निकालना चाहते हो। मान लो मैं निकालना चाहता हूं, उसने मेरे से क्वेश्चन ने पूछा सपोज कि भाई मेरे को बता दो, आप केवल 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 मेरे को बता दो N2, N2 कितना है, मुझे ये पूछा क्वेश्चन ने। मान लो N2 मतलब जो ये वाला फोर्स था, तो मेरे को पता है यार, मैं फिर इसको सिस्टम मान लेता हूँ केवल इस ब्लॉक को ही। तो मैं क्या लिखूंगा? N2 इक्वल टू M1A, M1A। ठीक है, और A कितना होगा? A तो मुझे पता ही है, नेट फोर्स बाय मास। इस केस में एक्सेलरेशन सेम है, तो मुझे पता है मेरा जो A होगा वो इतना होगा। तो मेरा डायरेक्ट N2 आ गया, डायरेक्ट मेरा N2 आ गया, है ना, डायरेक्ट N2 आ गया। ठीक है, ओके। अगर वो मुझसे पूछता व्हाट इज द, सपोज पूछता N1, N1 क्या है, N1 क्या है ना, तो मैं क्या करता? मैं दो तरीके कर सकता था, या तो मैं इसको सिस्टम मान लूं अब M3 को, या फिर मैं मान लूं N2 किसके बीच का फोर्स है, सॉरी N1 किसके बीच का फोर्स है, इन दोनों के बीच का। तो मैं या तो इसको सिस्टम मान लूं, एक एक तरीका तो ये है, या मैं क्या करूं, या मैं N2 मेरे को ये चाहिए ना, तो मैं इन दोनों को मान सकता हूं सिस्टम या तो। ठीक है, अब मान लो मैं इसको सिस्टम मानता हूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? मेरी इक्वेशन बनेगी, इस पे जो फोर्स लग रहा है ऐसे लिखूंगा मैं, F1 इधर को लग रहा है इस पे, किस पे? M3 पे, और N2 इधर को लग रहा है, सॉरी N1। तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन? F1 माइनस N1 इक्वल टू एन M3 इंटू ए, ये लिखूंगा। ए मेरे को पता है, यहां से ए मेरे को पता है, तो मेरा N1 यहां से आ जाएगा। F1 भी पता होगा, क्वेश्चन में F तो दिया होगा, है ना, F था ये, F1 नहीं था, F ही था ये। तो F तो आपको पता है, क्वेश्चन में फोर्स कितना लगा रहे हो आप, तभी तो आपका एक्सेलरेशन निकलेगा, फोर्स पता होगा, तो ए भी नहीं निकलेगा फिर तो हमें ए तो पता ही है, F तो पता ही है, ए हम निकाल लेंगे, तो वहां से फिर हमारा N1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। अच्छा, मैं इन दोनों को अगर सिस्टम मान लूं, इन दोनों को मान लूं सिस्टम, तो क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं? इन दिस केस आई विल राइट, मेरा सिस्टम क्या बन जाएगा? M2 और M1, M2 और M1 मेरा सिस्टम बन गया। इन पे फोर्स क्या लग रहा है? इन पे केवल एक फोर्स लग रहा है, इधर को केवल एक फोर्स लग रहा है, इधर को, कौन सा? N1। अगर आप यहां पे देखें M2 और M, इसको सिस्टम मानूंगा, तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गया ये वाला आपका, तो ये तो आएगा नहीं, केवल एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगेगा? N1। तो मैंने केवल N1 लगाया, इक्वेशन क्या बन जाएगी?
n1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम हेयर आई विल गेट n1, फ्रॉम हेयर आई विल गेट n1। तो देखो डायरेक्टली एक स्टेप में आ गया ना, यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी आपको, या तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत, इसको यहाँ मैंने f मैंने पुट करोगे वैल्यू वगैरह, है ना, फिर निकालोगे, या तो डायरेक्ट ही आ गया आपका, एक ही वैल्यू पुट करो सीधा और आपका डायरेक्ट ही आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मानूंगा, इन दोनों को, तो मेरा वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कब माना सिस्टम, जब मेरे को n1 निकालना था। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा निकालना क्या है, ऐसा नहीं कि आपको निकालना तो n2 आपने सिस्टम कुछ और मान लिया, मान लो ये n1 निकालना है आपको, आपने सिस्टम मान लिया सपोज, आपने सिस्टम सपोज मान लिया इन दोनों को, तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को सिस्टम मान लोगे n1 निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, n1 तो इंटरनल फोर्स हो गया, वो तो इक्वेशन में इंटरनल फोर्स हो गया n1, तो वो तो आएगा नहीं इक्वेशन में, और जब इक्वेशन में नहीं आएगा तो निकालोगे कैसे, फिर निकालोगे कैसे, ये तो n2 निकालने के लिए यूज कर सकते हो सिस्टम को, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे कौन सा सिस्टम मानना है, मेरे को क्या चीज निकालनी है, कौन सा सिस्टम मानना है, और इजी कैसे होगा मेरा। ठीक है, क्लियर हुआ ये, इज इट क्लियर टू ऑल, एक बार लिख दो क्लियर टू ऑल। अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग डिफरेंट सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। मतलब आप कह रहे हो कि अलग अलग इक्वेशन के लिए डिफरेंट सिस्टम अज्यूम करना है, प्रशांत, प्रशांत क्या बोल रहे हो आप कि अलग अलग इक्वेशन बनाने के लिए अलग अलग सिस्टम, ऐसे बोल रहे हो आप, तो मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मान सकते हो। बाकी क्लियर हुआ सबको, जो फाइंड करना है उसे क्या लेंगे भाई, जब आप मान लो, ले तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन आपको इक्वेशन नहीं बनेगी। मतलब मैंने इसको सिस्टम में n1 निकालना था मेरे को, इस केस में n1, अब मैंने सिस्टम ये मान लिया m2 और m3 का मिला के, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे भाई ये m3 है फरीन, और ये m2 लिखोगे आप, इसमें फोर्स कौन से लिखोगे, फोर्स लिखोगे, यहाँ पे n2 काम कर रहा है और यहाँ पे f काम कर रहा है, तो जब इक्वेशन लिखोगे उसमें तो f आएगा या तो, या n2 आएगा, n1 तो आएगा ही नहीं, वो तो इंटरनल फोर्स है, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी उनमें कहीं n1 आएगा ही नहीं, तो आप तो n1 निकाल नहीं सकते इससे, तो इससे यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ n1, n1 आपका कैलकुलेट ही नहीं होगा यहां से। तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपको सिस्टम अकॉर्डिंगली जो निकालना है ना, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम मानना पड़ेगा, नहीं तो आपका निकलेगा नहीं, फिर वो मैंने गलत तो नहीं होगा, होगा तो सही, लेकिन आपका वो निकलेगा नहीं जो आपको निकालना चाह रहे हो, जो आप निकालना चाह रहे हो वो यहां से नहीं निकलेगा। गॉट द पॉइंट फरीन, क्लियर हुआ। अभी आएगा क्वेश्चन, तो अभी आ जाएंगे यार, एग्जाम्पल बोलो ना आप लोग, तो अभी क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी ब्लॉक वाले, तो वहां पे आप खुद ही समझ जाओगे, वहां पे आप खुद ही समझ जाओगे। ओके फरीन क्लियर है ना, ठीक है, वहां पे आप खुद ही समझ जाओगे कि सिस्टम में क्या क्या चीजें लेके प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चीजें करके इजीली सॉल्व हो जाता है ना। या तो मोटा मोटा समझ लो कि इक्वेशन बनेंगी कैसे कैसे, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, ये वाली कहानी अगर ये समझ में आ गया, और सिस्टम कैसे लेंगे, क्या लेंगे, किससे हमें फायदा होगा, किससे नुकसान होगा, जैसे मेरे को यहाँ पे n1 निकालना था ना, तो मैंने सिस्टम बोल लिया जहाँ पे मेरा n1 निकलेगा, n1 कहाँ पे लग रहा है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो मैं तो n1 के लेफ्ट हैंड वाला सिस्टम ले लूंगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला, है ना, राइट वाला या लेफ्ट वाला ले लूंगा, ठीक है, तो तभी मेरा n1 निकलेगा। तो मैं ऐसे सिस्टम मानू किसे, अगर n1 निकालना है तो, जैसे मैंने ये माना, या तो मैं इसे मानूंगा या मैं इसे मानूंगा, तभी मेरा n1 आएगा ना इक्वेशन में, यहाँ पे जब मैंने इसे माना तो n1 आया नहीं आया इक्वेशन में, जब मैंने इसे माना, और जब मैंने इस साइड वाले को माना तो यहाँ पे भी n1 आ गया, तो इक्वेशन में n1 आ गया, है ना। ठीक है, तो मैं ऐसे सिस्टम मानूंगा, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड, चलो एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं फिर, इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ये है, हम्म, 3 ब्लॉक हैं, मास इज 5, 4 एंड 2 kg, और फोर्स है इस पे मान लो 22 न्यूटन का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड द एक्सेलरेशन, सेकंड
इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, और इन दोनों के बीच का, ये मान लो N1 है और इन दोनों के बीच N2 है, तो क्वेश्चन इज N1 कितना होगा और N2 कितना होगा और A कितना होगा। तीन चीजें पूछा है। ट्राई करो इसे जरा एक बार। प्रशांत ट्राई करो, कैसे करोगे? ए तो निकल जाएगा फटाफट, निकालो इसे, ए निकालो, N1 N2 निकालो, फिर देखो सिस्टम का फायदा कैसे होगा। बनाओ सिस्टम। ए तो 2 आ जाएगा, है ना। टोटल मास आपका 9 और 2 11 और फोर्स है 22, तो ए तो 2 आ जाएगा। ए क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब N1 N2 निकालो। N1 N2, N1 के लिए क्या करोगे सिस्टम? या तो 5 वाले को मानना पड़ेगा या 4 और 2 को मानना पड़ेगा मिला के। एक बार निकाल लो, सब लोग निकाल लो। कुछ लोगों ने निकाल भी लिया है N1 की वैल्यू। ए तो सबका निकल ही गया होगा। N1 N2, हम्म N2 इक्वल टू 4, N1 इक्वल टू 12। ओके, ठीक है। निकाल लिया सबने? ओके, ज्यादा लोगों ने निकाल लिया है। साक्षी, शिवम, फरीन, गुंजन, सरफराज, प्रशांत, निखिल, अशोक, विधि, प्रशांत, सबा, साक्षी। ओके, प्रशांत निकाल तो लिया, फिर कॉम्प्लिकेटेड क्या है भाई? प्रशांत निकाल तो लिया तुमने, क्या लगा कॉम्प्लिकेटेड इसमें बताओ? इसमें बस सिस्टम मानने के ऊपर है, आपको सिस्टम मानोगे उसको। इजी इजी वे क्या है इसका? इजी वे करेंगे अगर तो भाई ए तो सबको पता ही है, यहाँ पे ए निकालेंगे तो ए तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 22/11, यानी कि 2। ये तो किसी ने सोचना ही नहीं है। अब अगर आप देखो, मैं क्या करूंगा, मान लो 2 वाले को मानू, 2 वाले पे केवल एक फोर्स काम करेगा। मैं यहां से निकालना शुरू करता हूं, मेरे लिए इजी हो जाएगा। 2 वाले पे केवल एक फोर्स काम करेगा, कौन सा? N2। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं N2 इक्वल टू 2 इंटू ए, विच इज 2 इंटू ए, कितना निकला था? 2, तो ये 4 हो गया N2 तो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? N1 चाहिए, तो N1 के लिए मैं 4 और 2 को सिस्टम मान लूँ, तो मेरे लिए वो भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 पे केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है, एक्सटर्नल। 4 और 2 को अगर मैं सिस्टम मान लेता हूं, तो केवल एक एक्सटर्नल फोर्स है, कौन सा? N1। राइट, एक ही तो फोर्स है, इससे तो कोई है नहीं। N2 आपका इंटरनल हो गया, एक ही फोर्स है एक्सटर्नल, तो N1 कितना आ जाएगा? 4 + 2 m इंटू ए कितना है आपका? 2, तो 4 + 2 इज 6 इंटू 2, दैट इज 12। 6 + 2 इज 12, तो N1 इज 12 न्यूटन, दिस इज 4 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका बहुत इजीली हो गया, सिस्टम मान के बहुत इजीली हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने सिस्टम ऐसे माना होगा, 5 को मान लो सिस्टम मान लू मैं, तो 5 को मानूंगा तो वहां से ही मैं निकाल सकता हूं N1, क्योंकि 5 पे फोर्स कौन सा लग रहा है? यहाँ से N1 लग रहा है और यहाँ से 22 लग रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एक्सेलरेशन इसका कितना है? 2 है, एक्सेलरेशन सबका 2 होगा, इसका भी और सबका भी 2 ही होगा।
तो क्या लिखोगे 22 माइनस n1 इक्वल टू 5 इंटू ए इज 2, तो ये 10 आ गया। तो n1 आपका यहां से सॉल्व करके 12 आ जाएगा, 22 माइनस 10 12 आ गया। ठीक है, यहां भी 12 आया था। ठीक है, तो जब आपने 5 को सिस्टम माना तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ा, लेकिन जब आपने 4 और 2 को कंबाइन कर लिया तो फिर सॉल्व नहीं करना पड़ा, सीधा मैंने बहुत इजीली आ गया, क्योंकि 4 और 2 पे एक फोर्स था, और जब आपने इसको सिस्टम माना 2 फोर्स आ गए आपके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, ऐसे जब आपने यहाँ पे निकाला 2 वाले को तो इजीली हो गया। अब मान लो 5 और 4 को मान लेते सिस्टम, तब भी आपका एन ये आ सकता था वैल्यू n2 का, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाती, क्या होता, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाती। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप सिस्टम ऐसे मानोगे। राइट, राइट, समझ में आया? हाँ यार, वो देखने से लग रहा था ना एक्चुअली n1 n2 m1 m2, लेकिन वैल्यू ऐसी आएंगी ना प्रशांत, तो पेपर में तो आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा, पेपर में टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक हो गया भाई साहब? तो समझ में आ गया, पिछला वाला भी समझ में आ जाएगा आराम से, ये वाला भी जब वैल्यू आएंगी तो फटाफट कर सकते हो ये भी, अब है ना। चलो, ओके, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब वही बातें लिखी हुई है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे, मान लो उससे फोर्स काम कर रहा है एफ और टेंशन इसकी टी है, तो फ्री बॉडी डायग्राम M2 M1 के लिए अलग अलग बनाओगे, तो पहले एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका, फिर टी निकाल लोगे वहां से इक्वेशन बनाने के लिए, ये इक्वेशन बनाई है इन्होंने, है ना। इस वाले की इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी इक्वल टू M2A बन जाएगी। इस वाले के लिए अगर बनाओगे ब्लॉक के लिए तो टी इक्वल टू M2A बनाई है इन्होंने इक्वेशन, और इधर वाले ब्लॉक के लिए अगर बनाओगे तो ये बनाइए यहाँ पे, इसके लिए सॉरी, तो इसके लिए क्या बनाइए, टी माइनस एफ, सॉरी इसका एक्सेलरेशन किधर को होगा, फोर्स इधर को लग रहा था, एक्सेलरेशन इधर को होगा, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, एफ माइनस टी इक्वल टू M1A, तो ऐसी इक्वेशन है, तो कर सकते हो आप लोग, है ना। बत्ती जल गई, ओहो, 3 बॉडी आएंगी तो बना लोगे, है ना, कर लोगे सब यार। ये कहानी मैं नहीं सुना रहा दोबारा, ये कहानी हम सुन चुके हैं, है ना, ये कहानी सुन चुके हैं, ये वाली कहानी सुन लेते हैं एक बार। इस वाली कहानी में क्या करना है, ग्रेविटी और आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पे एक और फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस कहानी को देख लेते हैं बस, है ना, क्लियर, ओके। इसकी कहानी अगर आएगी तो उसमें ग्रेविटी और आ जाएगा, तो आपका फोर्स M1G आ जाएगा एक, बस बाकी वही करना है फिर सब कुछ। इसमें क्या होगा, यहाँ पे M1G और M2G आ जाएगा, इस पे M1G आ जाएगा, इस पे M2G आ जाएगा, नीचे वाले पे दोनों डाउनवर्ड होंगे M1G M2G। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप M1 के लिए बनाओगे, M1 के लिए बनाओगे, ये M2 के लिए गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, M1 के लिए जब बनाओगे ऊपर वाले के लिए, तो क्या लिखोगे, T2 इसमें अपवर्ड है और T1 डाउनवर्ड हो जाएगा और M1G डाउनवर्ड हो जाएगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा M1 का। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा, है ना। M2 में जो है T1 अपवर्ड है, T1 यानी कि ये वाली टेंशन नीचे वाली, ये अपवर्ड है M2 में, और M2G डाउनवर्ड है, और आपने कोई फोर्स लगा रखा होगा वहां पे, ये फोर्स ये डाउनवर्ड है, तो ये उसने डाउनवर्ड ले लिया, तो इस पर 2 फोर्स डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, तो इक्वेशन इसने बनाई। और इसका एक्सेलरेशन 0 है इस केस में, ये मानते हैं एक्सेलरेशन 0 मानना पड़ेगा, अगर ये रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0 मानना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, तो T2 इक्वल टू T1 प्लस mg हो जाएगा। सिमिलरली T2 इक्वल टू T1 प्लस mg हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू mg प्लस एफ। तो मैंने करना कुछ नहीं है यार, बस M2G फालतू आ गया, बस और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, जो आपने किया था ना अब तक उसी में M2G या M1G और ऐड कर दिया और एक्सेलरेशन को 0 कर दिया, बस ये करा है। तो ऐसा केस अगर ग्रेविटी वाले आएंगे केस जब आपके, तो वहां पे mg को भी कंसिडर करना है, mg को भूल मत जाना, mg को भूल मत जाना, उसको भी कंसिडर करना, ठीक है। ओके डियर, चलो फिर शुरू हो जाओ, मजदूरी पे लग जाओ फटाफट से, करो फटाफट, ये जुट जाओ बॉर्डर पे सब लोग। ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ लिया ना आपने, अब बताओ इसका क्या बनेगा। मैं ये फोन देके आना है, किसका फोन है ये, अपने फोन का यूज कर रहा हूं मैं, जल्दी निकालो फटाफट। परहीन कह रही है पिछले वाले क्वेश्चन में कि सर
M2G में M1G का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ही ये होता है ना, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ही ये होता है कि इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो M2 जो है, M2G के कारण क्या हुआ यहाँ पे, एक्चुअली टेंशन डेवलप हो गई, ये वाली टेंशन। भैया अगर ये M2G ना होता तो टेंशन नहीं होती, यहाँ पे टेंशन डेवलप हो गई। तो M1 पे वो टेंशन काम कर रही है, M1 पे वो टेंशन काम कर रही है। अब वो टेंशन M2G के बराबर भी हो सकती है ना, M2G से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन हम बोलेंगे वो टेंशन है T। M2G डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, M2G के थ्रू टेंशन डेवलप हो रही है, वो M1G पे काम कर रही है, तो उसका इफेक्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उसका इफेक्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो M2G डायरेक्ट काम नहीं करेगा, उसके द्वारा जो टेंशन डेवलप होगी वो काम करेगी, ठीक है। फरीन क्लियर हुआ? लिख दो फटाफट, क्लियर हो गया नहीं हुआ फरीन? 5 न्यूटन होनी चाहिए। सरफराज इज सेइंग 5 न्यूटन, रोप ऑफ द लेंथ 5 मीटर प्लेस्ड एंड अ फोर्स इज 5 न्यूटन अप्लाइड। नहीं होगी भाई, 5 न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, इसमें रोप में मास है, मासलेस नहीं है रोप। सरफराज मास है, मास मास रोप में। ऐसी रोप है ये, और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो कितनी, 5 न्यूटन। इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर। और आपने कहाँ पे फोर्स लगाया, 1 एंड। ये कहाँ टेंशन कहाँ पूछ रहे हैं, 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड, यहाँ पे पूछ रहा है टेंशन इस पार्ट पे। यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, मास को m मान लो, मास दिया नहीं हुआ ना, m मान लो मास को, m मान लो या 5m मान लो, तो 5m मान लोगे इजी हो जाएगा। इसका मास 4m हो जाएगा, इसका m हो जाएगा, 5m मान लो, है ना। एक्सेलेरेशन आपका हो जाएगा 5/5m, यानी कि 1/m हो जाएगा एक्सेलेरेशन। अब सोचो, मास की मास की जरूरत नहीं है, मास के बिना आएगा, करो उसके, मास के बिना भी हो जाएगा, एज्यूम कर लो उसे। हाँ, मास पर यूनिट लेंथ ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, टोटल मास ले लो। फरीन कह रही है मास पर यूनिट लेंथ, वो भी ले सकते हैं। हर्षित इज सेइंग 4 न्यूटन। एक्सेलेरेशन आ गया आपका। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम आप किसी का भी बना सकते हो भाई। इसको ब्रेक कर लो यहाँ से, 4m वाले को, और ये m वाले को अलग कर लो। m वाले पे फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन, ठीक है। अब क्या होगा, अभी इन दोनों के बीच में टेंशन लग रही होगी, अंदर जो है उसके वो होंगे ना, एक दूसरे को खींच रहा होगा रोप, इलास्टिक फोर्स होंगे इनके बीच में, टेंशन। तो टेंशन किधर को लगेगी, इस वाले पे लगेगी, एक इसको इधर को खींचेगा, माने m वाला 4m को अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो टेंशन ऐसे होगी, ठीक है। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब इक्वेशन बना लो इससे, यहाँ से इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी, इसके लिए बना लो सीधा। इसके लिए बनाओगे तो क्या बनेगी, T इक्वल टू 4m इंटू ए, और ए कितना है आपका 1/m, तो 4m/m, यानी कि 4 न्यूटन। टेंशन आपकी क्या रही है यहाँ से, 4 न्यूटन। और अगर इसके लिए बनाते तब भी 4 आता, क्या लिखते हैं आप, 5
माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो क्या आता है इससे आपका 5 माइनस टी, टी हमें निकालना है, एम इंटू 1/m विच विल बी 1। तो टी आपका आ जाता 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। यहां से भी 4 आ रहा है, और अगर आप ऐसे बनाते तब भी 4 आता। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो टेंशन क्या आएगी आपकी, 4 न्यूटन। ये सबको क्लियर हुआ? रोप वाला क्लियर हुआ सबको? रोप वाला क्लियर हुआ नहीं हुआ? 1 न्यूटन नहीं आएगा, 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड बोला है ना, फ्रॉम दिस एंड। अगर उस एंड से बोला होता तो आता शायद। इस एंड से 1 मीटर बोला, फ्रॉम दिस एंड। कौन से एंड? जहां 5 न्यूटन अप्लाइड किया है। 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू वन ऑफ इट्स एंड। फाइंड द टेंशन इन द रोप 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड। जिस एंड पे फोर्स लगाया उस एंड से। क्लियर हुआ? शिवानी आंसर आया? 4 न्यूटन आएगा नहीं आएगा? ओके क्लियर है। फरीन क्लियर, याशा, गुंजन, प्रियम, शिवानी, विधि, सबको क्लियर हुआ? ओके हर्षिता क्लियर, शिवानी, जैन 1 न्यूटन लिखा था आपने, क्लियर हुआ आपको? साक्षी ओके। शिवानी, इसमें 3 लोग हैं शायद शिवानी के नाम से, तो ओके। प्रतिभा, प्रियम क्लियर। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन कितना आया, 4 न्यूटन। तो आप देख रहे हो फोर्स यहाँ पे घट रहा है। यहाँ फोर्स 5 था, यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे 4, 4 आया। अगर जो है वो पूछता, अगर वो पूछता कि नहीं हुआ अभी, शिवानी फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं है आपको? फ्री बॉडी डायग्राम नहीं समझ में आया? आपका 1 कैसे आया? यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा टेंशन, 4 न्यूटन आ रहा है, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया था, इसको दोनों को हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया था। इतनी रोप को अलग मान लिया, इतनी रोप को, इधर वाली रोप को अलग मान लिया, है ना। इतनी रोप को अलग माना और इतनी रोप को अलग माना। तो इतनी रोप पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये वाला फोर्स, अगर मैं इस वाली रोप को देखूं केवल, तो 5 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है इस पे, 5 न्यूटन। और इस तरफ को टेंशन होगा तो टी काम कर रहा है। ऐसे जब इधर वाली रोप को मानूंगा तो टी काम कर रहा है केवल, इस तरफ से कोई फोर्स है नहीं, तो इधर को कोई फोर्स नहीं है। तो इसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा टी इक्वल टू 4m इंटू ए, इसके लिए, इस वाले के लिए, क्योंकि एक ही फोर्स काम कर रहा है टी, तो टी इक्वल टू 4m इंटू ए। इसके लिए जब बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, इस पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं 5 और टी, तो मैं क्या लिखूंगा 5 माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो वहां से मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ शिवानी? ये इक्वेशन बनी हमारी, और वहां से हमारा टेंशन 4 न्यूटन आया। इज इट क्लियर नाउ? 4 न्यूटन क्लियर हुआ? बाकी लोग ये बताओ कि अगर वो पूछता यहां से 1 मीटर होता तो क्या आंसर आता? यहां से 1 मीटर होता तो क्या आंसर आता है? 2 मीटर मान लो, चलो 1 तो तुम निकाल लोगे। 2 मीटर में बताओ क्या आंसर आएगा? 2 भी निकाल लोगे वैसे तो। बताओ 2 मीटर होता तो क्या आंसर आता, लिख दो फटाफट से। इफ बोलता कि उस वाले एंड से 2 मीटर बताओ तो क्या आंसर आता? ये चीज आपकी 2 मीटर अगर होती तो क्या आंसर आता? क्लियर शिवानी? ओके, चलो फिर ये करके दिखाओ फटाफट शिवानी, देखो निकल पा रहा है ये? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर आपको। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के या फिर किसी और तरीके से बताओ कैसे, कितना आंसर आएगा। 2 मीटर है भाई, 2 मीटर, 1 मीटर नहीं है, 2 मीटर है। कितना फोर्स आएगा? मेरा फोन एक्चुअली इस तरफ रखा हुआ है चार्जिंग पे, तो मैं बार बार आपके कमेंट ना वहां जाके पढ़ रहा होगी। वैसे तो 47% चार्ज हो गया है। निकाल लो फोन को, निकाल लेता हूँ, ये रख लेता हूँ, है ना। ओ भाई 3 किसका आ गया?
3 आ रहा है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आप लोगों ने? 3 आ रहा है क्या आंसर? पांच मीटर की पूरी रोप है हमारी, और 2 मीटर जैसे देख रहा हूं मैं, इस तरफ 2 मीटर है, उस तरफ 3 मीटर है, यानी तो आंसर क्या आएगा भाई? 3 आएगा, 2 आएगा? फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो, 3 आएगा, 2 आएगा? मास तो वही मान लो दोबारा, 3 m, 5 m मान लो, तो 3 m और 2 m हो जाएगा मास स्क्वायर। 3 m और 2 m, एक्सेलरेशन सेम आएगा, तो क्या आएगा? फरीन क्या आएगा? फरीन, प्रियम, दीपांशु, आपका 3 आ रहा था ना, तो देखो 3 आ रहा है क्या? और जिनका 1 आ रहा था, निखिल, हर्षित, गुंजन, फरीन 2 बोल रही है, 2 आएगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा? 2 नहीं आएगा भैया? 2 मीटर की रोप है तो इसका मास 2 m हो जाएगा, और ये 3 m की है तो इसका 3 m हो जाएगा, 5 m अगर आप मानोगे। आपको टेंशन ये चाहिए टी, और यहाँ फोर्स कितना लग रहा था आपका? 5 न्यूटन। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए सीधा इसके लिए कर लो यार, एक बार में खत्म आंसर। टी इक्वल टू आ जाएगा 2 m इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना आया था मेरा? 1/m आया था ना, 5/5 m। तो यहाँ से कितना आएगा? 2 न्यूटन आएगा, राइट? ओके बच्चा पार्टी, तो टेंशन मेरा 2 आया, ठीक है? तो यहाँ टेंशन 2 है, फरहीन कह रही है मेरा तो 3 आ रहा है। कैसे आ रहा है 3? क्या क्या किया आपने बताओ? फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे तो बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा, आपने कुछ गड़बड़ी की होगी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में, देखो उसे ध्यान से। ऐसे तो बनेगा, ठीक है? तो टेंशन आपकी कैसे वेरी कर रही है इसमें, देखो रोप में यहाँ पे फोर्स कितना था? 5। अगर मैं यहाँ पे टेंशन पूछता हूँ कितनी आती? 5 ही आती है आपकी, है ना? क्योंकि 5 - t = 0 लिखते हैं आप, या मास, है ना? या फिर आप लिखते कि t इक्वल टू एम ए, तो एम कितना होता है? पूरा 5 का 5 m इस तरफ है, तो आप लिखते हो 5m इंटू ए, तो आपकी 5 आती है टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी? 5। और यहाँ पे फिर घटती जा रही है आपकी, अगर आप 4m का मास लोगे यहाँ पे तो 4 आ रही थी, अगर 1 मीटर जैसे लोगे तो 4 आ रही थी, 2 मीटर जैसे लोगे तो 2 आ रही है, 1 मीटर लोगे तो 1 आ जाएगी, यहाँ पे 3 आएगी, और यहाँ पे 0 आएगी। तो आपकी टेंशन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे टेंशन 5 है, और यहाँ तक आते थे कितनी हो गई? 0, क्योंकि यहाँ फोर्स कितना था? 5। तो ऐसा ग्राफ बनेगा टेंशन का। अच्छा, ओके। इतना आसान नहीं है, लेकिन अभी आप हर्षित कर रहे हो, ठीक है, पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना? तो डायग्राम ये बनेगा आपका टेंशन का, तो आपकी टेंशन घटती जा रही है रोप में, यहाँ टेंशन 0 हो जाएगी, क्योंकि इस तरह अगर 0 नहीं होगी तो फिर इसको बैलेंस कौन करेगा टेंशन को? मान लो देखो टेंशन कुछ आ गई, 0.5 आ गई मान लो, तो इधर को बैलेंस कौन करेगा? कोई कर ही सकता बैलेंस, तो यहाँ तो टेंशन 0 होगी होगी, यहाँ तो टेंशन 0 होगी होगी, ठीक है? इस केस में हो सकता है टेंशन 0 ना हो, अगर ऐसा केस आ गया कि ये 5 है और ये यहाँ पे 2 है, ऐसा कुछ हो जाए, तब हो सकता है कि यहाँ टेंशन 0 ना आए, ठीक है? तब यहाँ टेंशन 0 ना आए। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया सबको, हमारा टेंशन कैसे वेरी कर रहा है रोप में। और ये भी सबको अब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल ढंग से, कि अगर मास होगा रोप में तो टेंशन वेरी करेगी, है ना? अगर मास ना होता यहाँ पे तो टेंशन हमारी कांस्टेंट आती, फिर आपका, है ना? फिर आपका टेंशन कांस्टेंट आता हमेशा, 5 का 5 ही रहता हो लगातार, क्योंकि m इंटू ए की वैल्यू आती नहीं वहां पे, तो 0 आती हो तो, ठीक है? तो इसलिए हम मासलेस रोप मानते हैं पुली में, अभी देखोगे आप आगे, मासलेस मानते हैं। चलो भाई, स्प्रिंग आ गया अब,
स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग समझते हो ना सब लोग, थोड़ा सा बाउंस कर ले आज, जंपिंग, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन, 20 kg और 10 kg, 200 न्यूटन का फोर्स, बिल्कुल इंडिविजुअल, अगर डायग्राम बनाओगे तो कैलकुलेशन लॉन्ग हो सकती हैं, तो आपको देख, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम किसे मालूम है। रैनी पूछ रही है ना, इंडिविजुअल बॉडी डायग्राम होगा तो कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग, हाँ हो सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा सिस्टम किसे मालूम, हर क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएगा, जब प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे आ जाएगा वो सब। ये वाला देखो, 20 kg एंड 10 kg, और स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स भी लगभग टेंशन की तरह काम करेगा ना, खींचने वाला फोर्स है, स्प्रिंग खैर धक्का भी दे सकता है, बट यहाँ पे देखो क्या करेगा, खींचेगा मेरे ख्याल से दोनों को। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ दोनों का, और देखो उसमें एक्सेलेरेशन पूछ रहा है 20 kg का कितना होगा, जबकि 10 वाले का एक्सेलेरेशन कितना है, 12, 10 वाले का एक्सेलेरेशन 12 है, 10 वाले का 12 है, तो यानी कि 120, इस पे फोर्स काम कर रहा है, तो 120 इधर को करेगा तो 80 बचेगा, 80 में से 20 गया 4, शुड बी द आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रितु वर्मा, यस। रिमेनिंग पीपल, बन रहा है, बन रही है कहानी इसकी। फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ कई लोगों ने निकाल लिया आंसर। फ्री बॉडी डायग्राम जो उसका बनेगा लगभग ऐसा बनेगा, माने ऐसा बनेगा, 20 है आपका ये, इस पे फोर्स 200 इधर को लगेगा, ये स्प्रिंग क्या होगा, खींच जाएगा, और जब ये खींचेगा तो क्या करेगा, ये दोनों तरफ से अपनी स्प्रिंग को जब खींचोगे तो ये ऐसे आपको पुल करेगा, तो इस पे ये जब खींच जाएगा तो इधर को पुल करेगा इसको, मान लो फोर्स एफ से, तो इसका ये बनेगा, 10 kg वाला जो है उस पर फोर्स एफ इधर को लगेगा, ठीक है, 10 kg वाले पे फोर्स एफ इधर को लगेगा। नाउ यू कैन मेक द इक्वेशन, उसने क्या बोल रखा है कि यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है इसका वो कितना है, 12 है, तो जिस टाइम पे इसका एक्सेलेरेशन 12 होगा इसका कितना होगा, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, सेम क्यों नहीं है, अभी आ रहा हूँ मैं उस पर, क्यों नहीं है, सेम क्यों नहीं है इसमें, चलो उस पर आ रहा हूँ मैं, पहले तो ये निकाल लो सब लोग, निकाल लो, कैसे निकालोगे, एफ इक्वल टू एम ए करोगे तो एफ आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 120, एम इंटू ए करोगे तो एफ आ जाएगा 120 न्यूटन, ठीक है, और स्प्रिंग में सब जगह फोर्स सेम होता है तो ये भी एफ होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में होगा, खींचेगा इसे ये, तो इसके लिए जब लिखोगे इक्वेशन तो क्या लिखोगे, 200 माइनस एफ इक्वल टू 20 इंटू ए, ठीक है, तो एफ कितना निकला आपका 120, उसको आप पुट कर दो, 200 माइनस 120 इक्वल टू 20 इंटू ए, तो ये कितना आ गया 80 इक्वल टू 20 ए, इसको सॉल्व करोगे तो ए इक्वल टू 80/20 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सबको, ये तो सबको क्लियर होगा, है ना, ठीक है, अब जिनका ये डाउट आ रहा है ना कि एक्सेलेरेशन सेम क्यों लिया डिफरेंट क्यों लिया, उसको मैं समझा देता हूँ, इतना तो सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है तो बता दो एक बार,
है ना। एक्सेलरेशन सेम तो मैं बताता हूँ अभी क्यों नहीं लिया, क्यों क्यों लिया, तो उतना बता दूंगा आपको। लेकिन इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। किसी को डाउट तो नहीं है ना? ओके। हम्म। देखो, जब स्ट्रिंग वाला केस हम ले रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग वाले केस में फोर्स लगा रहे हैं। अब मान लो ये एक्स डिस्टेंस चलता है आगे, ठीक है, तो इसको भी एक्स चलना पड़ेगा, ठीक है। क्यों चलना पड़ेगा एक्स? क्योंकि हमारी ये लेंथ स्ट्रिंग की फिक्स है, ये स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ नहीं सकती, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ नहीं सकती। अब मान लो ये चल गया आगे 3 मीटर और ये चला 1.5 मीटर, तो फिर तो स्ट्रिंग आपका बड़ा हो जाएगा। भाई ज्यादा चल गया, ये तो चल गया 3 मीटर, यहाँ से चल गया यहाँ पहुंच गया, और ये वाला पहुंचा केवल, पहले ये दोनों यहाँ पे थे मान लो, ये वाला यहाँ पे था, ए वाला, बी वाला यहाँ पे था, अब बी पहुंच गया यहाँ पे, ए वाला केवल पहुंचा यहाँ पे, तो स्ट्रिंग तो बड़ा हो जाएगा फिर, ये पहले इतना स्ट्रिंग था ये, है ना। अब मान लो ए डैश यहाँ पहुंचा 1.5 मीटर और ये बी डैश चला गया 3 मीटर, तो स्ट्रिंग तो बड़ा हो गया, तो स्ट्रिंग हमारा एक्सटेंड नहीं हो सकता। इसलिए आप देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है इन एक्सटेंसिबल, इन एक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जो स्ट्रिंग है आपका धागा जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, वो बढ़ नहीं सकता। अगर वो बढ़ नहीं सकता तो दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा। डिस्टेंस अगर सेम होगा तो वेलोसिटी भी सेम आएंगी, और वेलोसिटी सेम आएंगी तो चेंज इन वेलोसिटी सेम आएंगी, तो वो यानी आपका एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो हम दोनों का एक्सेलरेशन क्या मानते हैं आप में, ए और ए मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ नहीं सकता। लेकिन स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग बढ़ सकता है, घट भी सकती है लेंथ उसकी, कुछ भी हो सकता है। स्प्रिंग आपका स्ट्रेच भी हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है, तो लेंथ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 एंड A2 में भी डिफरेंट, A1 एंड A2 में भी डिफरेंट, यहाँ पे सेम थे, यहाँ पे A1 और A2 वर इक्वल, बट यहाँ पे A1 एंड A2 मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल। अब क्लियर हुआ ये, हम स्ट्रिंग में सेम क्यों मानते हैं और स्प्रिंग में सेम क्यों नहीं माना, ये दोनों डाउट क्लियर हो गए। स्ट्रिंग में सेम क्यों मानते हैं और स्प्रिंग में सेम क्यों नहीं माना, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सरफराज एंड जो अदर पीपल पूछ रहे थे, फरीन एंड बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ ये चीज क्यों मानते हैं। इसलिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, क्योंकि मासलेस से आपका क्या होगा, फोर्स उसका वो फिर वो आ जाएगा, इनर्शिया आ जाएगा, तो फोर्स चेंज हो जाएगा, आपका टेंशन चेंज हो जाएगा। और अगर एक्सटेंसिबल होगा तो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएंगे, तो आपको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, राइट। तो इस केस में स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं होगा, है ना। इस केस में केवल एक्सेलरेशन डिफरेंट तब हो सकता है, अगर इस केस में तो नहीं होगा जब आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो। लेकिन मान लो किसी केस में ऐसा हो गया कि आपने इसको ज्यादा वेलोसिटी दे दी पीछे वाले को, है ना, मान लो कोई आपने ऐसा कुछ केस कर दिया कि ज्यादा पीछे वाले को आपने कुछ और फोर्स लगा के यहाँ पे वेलोसिटी दे दी पीछे वाले को, तो पीछे वाला मान लो ज्यादा मूव कर गया, तो स्ट्रिंग आपका स्लैग हो गया, स्लैग। तो स्लैग हो गया तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या करते हैं कि भाई स्ट्रिंग है तो कांस्टेंट है दूरी, तो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। लेकिन अगर ये स्लैग हो गया, स्ट्रिंग अगर स्लैग हो गया तो क्या होगा, फिर इन दोनों के बीच की दूरी घट जाएगी। दूरी घटने का मतलब क्या है कि ये वाला तेज चल रहा है, पीछे वाला तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है। तो इस केस में हो सकता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 एंड A2 मे नॉट बी इक्वल, यहाँ पे हो सकता है कि एक्सेलरेशन A2 मे नॉट बी इक्वल, कब, जब स्ट्रिंग स्लैग हो जाए। तो कई बार क्वेश्चन में ये लिखा रहता है स्ट्रिंग डज नॉट स्लैग, है ना, ऐसे स्ट्रिंग स्लैग नहीं होगा, टाइट होगा, हमेशा क्या होगा, टाइट रहेगा।
या फिर लिखा रहेगा स्ट्रिंग टेंशन नेवर बिकम जीरो। अगर भाई स्लैग हो जाएगा टेंशन जीरो हो जाएगी, तो बोलता है स्ट्रिंग टेंशन डज नॉट बिकम जीरो ड्यूरिंग द मोशन। जीरो ड्यूरिंग द मोशन। तो इस केस का मतलब यह है कि हमारा स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है, तो दोनों बराबर बराबर चलेंगे, तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम आएगा। समझ आई बात? समझ आई बात अब? स्लैग अगर कट जाएगा, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कई बार स्लैग कट जाता है ना, वहां पे स्लैग कर जाता है कई बार, तो स्लैग करेगा तो फिर आपका टेंशन जीरो हो जाएगा उस केस में, तो फिर आपको इक्वेशन थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी वहां पे, तो ये इक्वेशन फिर आप नहीं बोल सकते कि ऐसा ऐसा होगा, फिर आपको इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में अगर स्ट्रिंग मान ले तो भी एफबीडी ऐसे ही बनेगा। हाँ, एफबीडी तो वही बनेगा सेम, बस लेकिन एक्सेलेरेशन डिफरेंट हो जाएगा अब, क्योंकि एक्सेलेरेशन मे नॉट बी सेम, है ना, दोनों केस में एक्सेलेरेशन में भी डिफरेंट। लेकिन अगर स्ट्रिंग होता तो हम एक्सेलेरेशन सेम मानते हैं, हम A1 इसको भी अगर 12 था ये, तो ये 12 हो जाता सीधा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेलेरेशन डिफरेंट था तो हमें निकालना पड़ गया। यहाँ पे सेम क्या होगा, स्प्रिंग का फोर्स सेम होगा, क्योंकि स्प्रिंग जो होता है उसको दोनों तरफ से सेम फोर्स से खींचना पड़ता है, तभी वो खुलता है या टाइट होता है, तो इसका फोर्स बराबर आता है। ये फोर्स आपने लगाया और स्प्रिंग आप पे इधर को लगाएगा, ये एफ एक्सटर्नल है इसका, जिस पे एक्सटर्नल लगाओगे, और स्प्रिंग आप पे ऐसे लगाएगा। पतंग का मंजा स्लैग और टाइट, अच्छा ढील छोड़ दो, पतंग बोलता है ढील छोड़ दो। ओके, तो आई होप सबको क्लियर होगा। तो ये फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी चीजें क्यों लेते हैं, उसका ये रीजन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आगे काम आएगी आपके। चलो, काम की बात हो गई, बहुत अच्छी बात थी ये, है ना। चलो ये बताओ क्या आएगा, फ्री वर्ड डायग्राम अगर आप समझ रहे हो, ये क्वेश्चन बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन पहले आईआईटी में आया था, उसके बाद कई मेडिकल एग्जाम में आ चुका है, आई थिंक 2008-7 के आसपास कभी आईआईटी में आया था, और अब कई मेडिकल एग्जाम में आ चुका है, तो बताइए। हाँ, एफबीडी बनाएंगे इसका, इसका भी एफबीडी बनेगा, उससे सोचो। शिवानी क्या पूछ रहे हो, एफबीडी बनाएंगे इसका, एफबीडी तो बनेगा ही। मास टू एम एंड एम आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, देखो लिखा हुआ है ना, तो मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखते हैं जानबूझ के। होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग का मास जीरो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। कहीं ने आंसर लिख दिया, रटा हुआ तो नहीं है तुम लोगों ने, या करा है सॉल्व? रटा हुआ कितने लोगों ने जिन्होंने आंसर लिखा है अभी? यहां से काटा है इसे, यहां से काट दिया, ठीक है, सीजर से काट दिया, सीजर होती है ना ऐसे कैची, इसके अलॉन्ग उसको काट दिया स्ट्रिंग को, तो बोल रहा है दोनों का एक्सेलेरेशन बताओ क्या होगा। रटा हुआ तो नहीं है लोगों ने? मेडिकल वाले रटते बहुत हैं यार क्वेश्चन को, आंसर को, तो बता देना कोई, कंसेप्ट भी क्लियर कर लो, रटा हुआ चलो ठीक है, रटा हुआ अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेना। बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। कटने से पहले क्या होगी कंडीशन, कटने के बाद क्या होगी, है ना, दोनों कंडीशन चेक करो, उससे पता चल जाएगा। कटने से पहले कितना कितना फोर्स होगा, कटने के बाद कौन कौन से फोर्स होंगे, ये देखो। जल्दी।
एफबीडी क्या है? अरे यार फ्री बॉडी डायग्राम है भाई, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी क्या है? ये एफबीडी क्या है? एफबीडी इज फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम। आपने क्लास नहीं की होगी, क्लास नहीं की थी वाली जब हमने एफबीडी पढ़े थे। पिछली क्लास में थोड़ा एफबीडी डिस्कस हो गया था ना हमारा, तो एफबीडी पढ़े थे हमने वहाँ पे। तभी तभी मैं कहूँ आज समझ में क्यों नहीं आ रहा। पिछली क्लास मिस की होगी पक्का, कल की क्लास शिवानी ने मिस की थी कल की क्लास। तो बिफोर द कटिंग क्या होगा इसमें? बिफोर द कटिंग जो फोर्स होंगे इस पे, अगर मैं बनाऊं ऐसा कुछ बनेगा। बिफोर द कटिंग अगर देखूं तो एम जी, नीचे वाले के लिए अगर मैं लिखूं तो एम जी फोर्स डाउनवर्ड होगा, टेंशन अपवर्ड होगी इसके लिए, है ना। और अगर मैं ऊपर वाले को लिखूं टू टू एम वाले को, तो क्या हो जाएगा? टू एम वाले के लिए अगर मैं लिखूंगा तो टू एम जी तो डाउनवर्ड हो जाएगा इसका, टू एम इंटू जी तो डाउनवर्ड हो जाएगा। और एक टेंशन नीचे की तरफ होगी इस पे, ये वाली टेंशन जो स्प्रिंग लगाएगा। और एक स्प्रिंग का फोर्स होगा, स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? के एक्स होगा, है ना, जितना भी होगा एफ मान लो। नहीं की ना, देखा पकड़ लिया ना मैंने, टीचर पकड़ लेते हैं, टीचर पकड़ लेते हैं किस बच्चे को क्यों समझ में नहीं आ रहा। क्लास नहीं की ना कल की, तभी मैं कहता हूँ क्लास मिस मत करा करो यार, एक हर क्लास इंपॉर्टेंट है। आज ही मैं देख रहा हूँ एक दो बच्चे गायब हैं जो कॉमन रहते हैं, तो फिर वो कल बोलेंगे क्या पढ़ा दिया। हाँ, ये कटने से पहले की कंडीशन है। अब आपने काट दिया, काटने के बाद क्या होगा? टू एम पे टू एम जी तो करेगा ही काम, और स्प्रिंग वाला फोर्स, स्प्रिंग अभी खींचा हुआ है, स्प्रिंग वाला के एक्स फोर्स भी काम करेगा। ये क्या है? आफ्टर कटिंग। तो ये दो फोर्स काम करेंगे, और टेंशन क्या हो जाएगा? धागा काट दिया आपने तो टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। ये वाला टेंशन मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। और जो नीचे वाला एम जी है, सॉरी एम है, इस पे काम कौन सा फोर्स करेगा? केवल और केवल एम जी, केवल और केवल एम जी। तो एम जी काम करेगा तो इसका एक्सेलेरेशन तो जी हो जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन तो जी हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है नीचे वाले में, तो ये तो डन। तो नीचे वाले का तो जी होगा, है ना। ऊपर वाले का देखना है बस, ऊपर वाले का देखना है। अच्छा, मैं देख रहा था एक्चुअली, मेरी वो तो नहीं आ रही आगे इसके इमेज। ओके, चलो। तो अब ऊपर वाले का सोचना है। तो ऊपर वाले पे जो फोर्स अब काम कर रहा है वो के एक्स कर रहा है और टू एम जी कर रहा है। अगर मैं के एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, के एक्स की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा इसका एक्सेलेरेशन आ जाएगा, है ना। तो के एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो के एक्स की वैल्यू या तो आप इन फ्री बॉडी डायग्राम को यूज कर सकते हो, इसको डायग्राम को यूज करोगे, रेस्ट में है तो पहले आप लिखोगे एम जी इक्वल टू टेंशन होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो जीरो है। तो एम जी इक्वल टू टेंशन, वहां से टेंशन आ जाएगा एम जी के बराबर। फिर टेंशन को यहां पुट करोगे, एम जी के बराबर है टेंशन आपका, तो एम जी प्लस टू एम जी, ये टू एम जी और ये एम जी, थ्री एम जी। तो थ्री एम जी इक्वल टू के एक्स के बराबर। तो थ्री एम जी इक्वल टू के एक्स के बराबर, या तो ऐसे कर लो, या फिर आप इन दोनों को सिस्टम मान लो। इन दोनों को सिस्टम मानोगे तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? थ्री जी ग्रेविटी का और स्प्रिंग का के एक्स, और ये रेस्ट में है काटने से पहले, तो के एक्स इक्वल टू थ्री एम जी हो जाएगा, माने थ्री एम इंटू जी हो जाएगा, ये थ्री एम जी इंटू होगा ना। तो हमारी जो वैल्यू है वो थ्री एम जी हो जाएगी, थ्री एम जी, और ये के एक्स, ठीक है। तो कुल मिला के मेरी जो वैल्यू के एक्स की आएगी वो थ्री एम जी आएगी। तो अब काटने के बाद क्या है? थ्री एम जी और टू एम जी, और और थ्री एम जी क्या है? ज्यादा है, तो एक्सेलेरेशन की तरफ को होगा मेरा, ऊपर की तरफ को होगा इसका। टू एम वाले का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ को होगा, टू एम वाले का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ को। तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा अब? ए इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया इस पे? थ्री एम जी माइनस नीचे की तरफ था टू एम जी, ये नेट फोर्स आया, और इसका मास है टू एम, टू एम से डिवाइड कर दो तो ये
आ जाएगा आपका mg डिवाइड बाय 2m, यानी कि g बाय 2 बचेगा आपका। तो एक्सेलेरेशन विल बी g बाय 2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसमें एक्सेलेरेशन हमारा g बाय 2 आएगा। इज इट क्लियर? g बाय 2 अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इसका g आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ ये? ठीक है। हम्म। ओके। हम्म। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो। Light spring balance hang from the hook and other spring balance and a block of mass m kg hang from the former one. Then the true statement about the scale reading is light spring balance hang from the hook and other light spring balance hang from the former one. स्प्रिंग बैलेंस हुक के साथ है, ब्लॉक ऑफ मास हैंग फ्रॉम द फॉलोइंग वन, तो क्या होगा? एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग फ्रॉम द हुक, अदर लाइट स्प्रिंग बैलेंस एंड अ ब्लॉक इज हुक। ऐसा है ये लगभग। एक स्प्रिंग बैलेंस था यहाँ पे मासलेस, ऐसे टंगा हुआ था, और आपने क्या किया, इससे एक और स्प्रिंग बैलेंस टांग दिया। यहाँ से आपने एक और स्प्रिंग बैलेंस टांग दिया और एक मास टांग दिया एम। तो ये कह रहा है कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, और दोनों मासलेस हैं, मास इज जीरो, अपना मास इनका जीरो है, तो रीडिंग क्या होगी? ठीक है, तो इसमें जो रीडिंग आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा है, के एक्स फोर्स, दोनों तरफ से उस पर फोर्स कितना लग रहा है, उस पर रीडिंग आएगी स्प्रिंग की। तो हमें देखना है कि दोनों स्प्रिंग में रीडिंग कितनी कितनी आएंगी, क्या सेम आएंगी या डिफरेंट आएंगी, मतलब दोनों पे फोर्स सेम है या डिफरेंट है। तो सेम है या डिफरेंट है वो आपको बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो, सेम फोर्स आ रहा है दोनों पे या डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं नीचे वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? नीचे वाले के लिए बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं? इस पे जो काम कर रहा है एम को, मैं एम जी को, एम वाले का अलग बनाऊंगा पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो एम जी का, तो एम जी नीचे आ जाएगा और टेंशन या के एक्स फोर्स ऊपर आ जाएगा। इस वाले स्प्रिंग का बनाऊंगा तो क्या आएगा, के एक्स फोर्स यहाँ पे आएगा, के एक्स फोर्स यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे के एक्स, ठीक है, के वन एक्स मान लो इसको। ऊपर वाले स्प्रिंग का बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, वो भी खींचेगा आपका, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, इस पे जो लगेगा वो के वन एक्स लगेगा, और इस तरफ से जो लगेगा वो ये के टू होगा यहाँ पे।
K2x, ये जो स्प्रिंग है इसको मैं 2 मान रहा हूँ, इसको 1 मान रहा हूँ। तो देखो जो फोर्स होता है स्प्रिंग में K1 Kx होता है, ठीक है, तो जितना वो खींचेगा उतना फोर्स लगाएगा, इसको मैं x, ठीक है। अब आप बोल सकते हो सर K1 K2 डिफरेंट होंगे, तो मैं डिफरेंट ले लेता हूँ। आप बोल सकते हो सर x भी डिफरेंट हो सकता है, मैं x भी डिफरेंट ले लेता हूँ, x1 मान लेता हूँ, इसे x1 मान लेता हूँ, इसे x2 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको देखो समझ लो ढंग से, है ना, आंसर तो आपने निकाल लिया, लेकिन ये स्प्रिंग बहुत जगह काम आने वाला है, आपको भी वर्क एनर्जी पावर है, बहुत काम आने वाला है। और एसएचएम जब करोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पे काम आने वाला है, तो उसको समझ लो ध्यान से। अब जब मैंने इस स्प्रिंग पे फोर्स लिखा, तो इस स्प्रिंग पे सीलिंग जो फोर्स लगा रही होगी K2x लगा रही होगी, इसका एक्सटेंशन x है, मान लो x2 है, तो K2x फोर्स लगा रही होगी। ये वाला स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा K1x1। भाई इस स्प्रिंग में मैंने एक्सटेंशन कितना माना, x1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 माना, इसका एक्सटेंशन x2 माना, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 माना, तो इसमें जो फोर्स होगा वो इतना इतना होगा। तो मैंने यहाँ पे जो फोर्स लिखा है वो ऐसे से लिखूंगा मैं, बहुत छोटा लिख रहा हूँ, चलो इस पेज पे लिखते हैं, वहाँ पेज कम था ना, मैंने कहा आपको दिख रहा होगा, है ना। और यहाँ पे m था, तो mg डाउनवर्ड होगा, और इस पे फोर्स, ये वाला स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रहा है, स्प्रिंग का एक्स हमने कितना माना है, इसको 1 माना है, तो इसका एक्सटेंशन x1 है, और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो फोर्स जो इसका होगा वो K1x1 होगा, K1x1, तो फोर्स इस पे लगेगा K1x1, ठीक है। तो ये इस पे लगाएगा फिर इतना फोर्स K1x1 के बराबर, तो इस पे इधर को फोर्स लगेगा नीचे की तरफ को, ऐसे इस पे इस साइड से फोर्स लगेगा, ठीक है, ये वाला स्प्रिंग लगाएगा, ठीक है। और इस वाले स्प्रिंग पे ये खींचेगा तो इधर को फोर्स लगेगा, इस वाले स्प्रिंग को सीलिंग खींचेगी तो इधर को फोर्स लगेगा, सीलिंग कितना फोर्स लगाएगी, इस पे हमने x2 माना है एक्सटेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 माना है, तो सीलिंग जो फोर्स लगाएगी इस पे कितना लगाएगी, K2x2, ठीक है, ये फोर्स लगेगा। अब मैं इस स्प्रिंग पे फोर्स लिखूं, तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला स्प्रिंग लगा रहा है नीचे वाला, तो ये फोर्स जो नीचे वाला स्प्रिंग लगाएगा वो कितना लगाएगा, वो लगाएगा K1x1, इस स्प्रिंग पे जो फोर्स नीचे वाला स्प्रिंग लगाएगा कितना लगाएगा, K1x1, ठीक है। और जो ये वाला स्प्रिंग है इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, ऊपर वाला, वो कितना लगाएगा, K2x2, तो ये वाला फोर्स K2x2 होगा, और ये वाला K1x1, ठीक है। तो फोर्स चारों समझ में आ गए, ये K2x2 होगा क्योंकि ये एक्सटेंशन हुआ यहाँ पे x2 का, और स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, सीलिंग इतना फोर्स लगाएगी, ये वाला स्प्रिंग इस पे इतना लगाएगा, और ये वाला स्प्रिंग इस पे इतना लगाएगा, और ये इतना लगेगा। ये क्लियर हुआ, इसको ध्यान से समझ लो। इतना क्लियर हुआ सबको, हाँ सरफराज जी रुक जाओ, अब इसको क्लियर वो करे दो कंप्लीट, फिर पूछ लेना, है ना। ये क्लियर हो गया सबको, कितना फोर्स लगेगा, चलो मैं आगे लिख रहा हूं तब तक आप लोग लिख लो। अब क्या होगा, ये सारे स्प्रिंग रेस्ट में है, तो यू कैन राइट K2x2 इक्वल टू K1x1 होगा। अगर आप इस पॉइंट को देखूं तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होगा, है ना, या मैं इस स्प्रिंग को देखूं तो स्प्रिंग रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो नेट फोर्स विल बी जीरो, तो यू कैन राइट K2x2 इक्वल टू K1x1, तो दोनों फोर्स बराबर होंगे आपस में। और अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, K1x1 इक्वल टू mg, K1x1 इक्वल टू mg, यानी कि ये भी mg के बराबर हो गया फिर, तो ये भी mg होगा, ये भी mg, ये भी mg, तो तीनों क्या होंगे, mg के बराबर। तो इसकी रीडिंग भी यानी mg आएगी, क्योंकि ये भी खींचा हुआ है, इसका जो फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स कितना है इसका, K2x2, वो किसके बराबर आया, mg के बराबर, तो ये mg रीडिंग शो करेगा, और ये भी mg रीडिंग शो करेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर नाउ, दिस थिंग इज क्लियर।
क्लियर है? ओके। अच्छा, अगर ये ऐसे होता क्वेश्चन, मान लो कि ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये क्वेश्चन आपकी किताबों में दिया भी हुआ है, और इससे पुली लगा के आपने यहाँ एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया एम, कैपिटल एम, ठीक है, और यहाँ से इस साइड से भी ऐसे आपने किया, एक पुली लगाई और एक और कनेक्ट कर दिया आपने कैपिटल एम। तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आएगी? रीडिंग कितनी होगी इसकी? एम होगी, 2m होगी, 0 होगी, या कुछ और होगी? क्या होगी रीडिंग? इसकी रीडिंग क्या आएगी भाई? इस केस में रीडिंग क्या आएगी? m, 2m और 0। फरीन एंड दीपांशु आर सेइंग 0 0। ओके, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? सब 0 हैं? ओके, तो आपको नंबर मिलेंगे पेपर में, इस क्वेश्चन में 0 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे -1। बाकी लोग भी लिख लो तब तक। भाई स्प्रिंग में जो रीडिंग आती है, स्प्रिंग में जो रीडिंग आती है वो खींचने की वजह से आती है ना, जितना खींचेगा उतनी रीडिंग देगा। तो ये स्प्रिंग आपको क्या लग रहा है, खींचेगा नहीं? आपको क्या लग रहा है, स्प्रिंग नहीं खींचेगा? इस पे ये एम जी है इधर को, तो इस पे जो टेंशन होगी वो एम जी के बराबर होगी, टी इक्वल टू एम जी, और वो टेंशन पूरी रोप में सेम होगी तो यहां भी काम करेगी, तो इस पर टी लगेगा इधर को, वो एम जी के बराबर होगा, और इधर को टी लगेगा, वो भी एम जी के बराबर होगा। तो दोनों तरफ से खींचेगा ना ये, दोनों तरफ से खींचेगा तो रीडिंग तो देगा, 0 तो नहीं दे सकता, रीडिंग तो दे नहीं सकता, सॉरी, रीडिंग तो देगा कुछ ना कुछ, अगर खींचेगा तो रीडिंग तो देगा। हाँ, ऐसा तो नहीं होता, वही तो नहीं होता जो आप सोच रहे हो, रीडिंग देगा भाई, ये वाला। ठीक है, ये देखो स्प्रिंग, इसको ध्यान से देखो अब। अगर सिंपल स्प्रिंग ये वाला होता है हमारा, ये रीडिंग देता है, ये तो एमजी देगा, ये सब लोग मानेंगे एमजी देगा रीडिंग। अब इस स्प्रिंग पे फोर्स कैसे लगता है? इस स्प्रिंग पे ये वाला ब्लॉक जो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ को लगाएगा, कितना लगाएगा? एमजी लगाएगा ना इधर को, तभी इस पे एमजी लगाएगा। तो स्प्रिंग पे अगर एक ही फोर्स एमजी लगेगा तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग तो नीचे को एक्सीलरेट कर जाएगा, वो तो नीचे आ जाएगा ना एक्सीलरेट करके। ऐसा होता है क्या? स्प्रिंग तो अपनी जगह पे रहता है ना, स्ट्रेच हो जाता है अपनी जगह पे, रुक जाता है फिर वो। तो जब स्प्रिंग रुका हुआ है, उस पर एक एमजी फोर्स नीचे लग रहा है, तो कोई ऊपर भी तो लगा रहा होगा, तो कौन लगाएगा ऊपर बताओ, और कितना लगाएगा? इस स्प्रिंग पे जो वर्टिकल स्प्रिंग मैंने लिखा है, जो वर्टिकल स्प्रिंग मैंने बनाया है, उस पर कौन फोर्स लगाएगा और कितना लगाएगा? सॉरी, कौन लगाएगा इस पे फोर्स और कितना लगाएगा बताओ, इसको बैलेंस करने के लिए, और किस डायरेक्शन में लगाएगा? बताओ जल्दी। इस स्प्रिंग पे एक फोर्स तो लग ही रहा है एमजी नीचे की तरफ को, है ना, एमजी नीचे की तरफ को लगेगा इस पे, मैंने टेंशन लगेगी, और टेंशन एमजी के बराबर हो जाएगी, तो एमजी तो लगेगा इस पे, तो इस पे दूसरा फोर्स भी लगना चाहिए ना कोई, तभी तो बैलेंस होगा स्प्रिंग, तभी तो रुकेगा वो। तो इस पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, और कितना लगाएगा? जल्दी बताओ। जल्दी 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 बताओ, कौन लगाएगा, कितना लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। कौन लगाएगा? स्प्रिंग पे लगना ना, स्प्रिंग पे,
भाई स्प्रिंग को बैलेंस करना है ना आपको, इस स्प्रिंग को। स्प्रिंग पे कौन लगाएगा, मैं ये नहीं पूछ रहा स्प्रिंग किस पे लगाएगा, स्प्रिंग पे कौन लगाएगा फोर्स बैलेंस करने के लिए, ये स्प्रिंग है आपका इतना, तो इस पे कौन लगाएगा, एक एमजी तो लग रहा है आपका, एक और एमजी लगना चाहिए बैलेंस होने के लिए, कौन लगाएगा वो। जल्दी लिखो, मेरे पे फरीन का आया अभी तक केवल। मैसेज। कौन लगाएगा इस पे, सीलिंग लगाएगी ऊपर की तरफ को एमजी, तभी तो बैलेंस होगा। तो सीलिंग इस पे एमजी फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ को, ऐसे। सीलिंग लगाएगी इस पे एमजी फोर्स, तब ये स्प्रिंग बैलेंस हो सकता है। ये समझ में आया बताओ। अपवर्ड को एमजी फोर्स सीलिंग लगाएगी इस पे, एक तरफ से सीलिंग लगाएगी और एक तरफ से ब्लॉक लगाएगा एमजी, ये क्लियर हुआ। हाँ, रूफ या सीलिंग। ये क्लियर हुआ। स्प्रिंग पे पूछ रहा हूं मैं, स्प्रिंग किस पे लगाएगा वो नहीं पूछ रहा मैं, स्प्रिंग पे कौन लगाएगा, सीलिंग लगाएगी। क्लियर हुआ ये। जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। क्लियर हो गया, यस। फरीन करिए यस, बाकी लोगों को क्लियर हुआ। ओके, विधि भी करिए यस, ठीक है, तो सीलिंग लगाएगी। तो इस स्प्रिंग पे दो फोर्स लग रहे थे, एक अपवर्ड सीलिंग खींच रही थी, नीचे से एमजी खींचा था, तभी आपका स्प्रिंग खींचेगा। और ये रीडिंग कितनी देगा, एमजी। कितनी रीडिंग देता है ये, एमजी देता है ना, या जीरो देता है, एमजी देता है रीडिंग, एमजी देता है ना ये, जब दोनों तरफ से खींचता है एमजी से तभी तो देगा एमजी रीडिंग। तो इस केस में रीडिंग कितनी आएगी बताओ अब, इस केस में कितनी रीडिंग आएगी, जो मैंने पूछा था केस, कितनी रीडिंग आएगी, कितनी रीडिंग आएगी बताओ अब। एम जी आएगी, टू एम आएगी मतलब, या जीरो आएगी या एम आएगी। बताओ डियर स्टूडेंट फटाफट से, क्या रीडिंग आएगी। ओ भाई साहब, ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 भाई, अरे जब यहाँ पे टू एम जी फोर्स, सॉरी एम जी फोर्स दोनों तरफ से लग रहा था, तो रीडिंग क्या आई थी यहाँ पे, टू एम जी आई थी कि एम जी आई थी। यहाँ पे तो फोर्स क्या लग रहा है इस पे, एम जी तो लग रहा है दोनों तरफ से। भाई टेंशन इक्वल टू एम जी क्या है ना, जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो टी इक्वल टू एम जी तो है। तो इस केस में और इस केस में कोई फर्क लग रहा है आपको, सेम तो है केस दोनों। क्या आएगी रीडिंग, क्या रीडिंग आएगी। ओ बट अभी भी टू एम जी। भाई ये दोनों केस सेम नहीं है क्या, इस केस में और इस केस में कोई फर्क है क्या, स्प्रिंग को जो आप खींच रहे हो वहां पे तो आप दो टू एम जी से खींच रहे थे, सॉरी एम जी से खींच रहे थे, इस तरफ से एम जी से खींच रहे थे, उस तरफ से भी एम जी से खींच रहे थे, वहां पे कौन खींच रहा था, इधर से ब्लॉक था, उधर से सीलिंग थी। यहाँ पे क्या है, इधर से ही ब्लॉक है उधर से ही ब्लॉक है, तो फर्क क्या है दोनों में, स्प्रिंग के लिए तो सेम बात है, एम जी फोर्स कोई भी लगाए, चाहे ब्लॉक लगाए चाहे सीलिंग लगाए, तो आंसर क्या आएगा, एम जी आएगा, टू एम जी आएगा, जीरो आएगा।
ये दोनों केस सेम है भाई, दोनों केस डिफरेंट थोड़ी हैं, दोनों केस सेम है। बस वहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, देखो वहाँ पे सीलिंग लगा रही है और यहाँ एक ब्लॉक लगा रहा है, यहाँ पे दोनों जगह ब्लॉक है, यहाँ पे दोनों ब्लॉक हैं। वहाँ पे एक सीलिंग थी एक ब्लॉक था, फोर्स तो एमजी लगेगा तभी तो स्प्रिंग खींचेगा। तो योर रीडिंग विल बी एम, रीडिंग विल बी एम। ठीक है भाई, स्प्रिंग तो रीडिंग तभी देगा जब वो खींचेगा, और खींचने के लिए फोर्स दोनों साइड से लगाने पड़ेंगे ना, तभी तो स्प्रिंग खींचेगा। या कंप्रेस करोगे दोनों साइड से फोर्स लगाओगे तो कंप्रेस होगा, एक तरफ से थोड़ी हो जाएगा कंप्रेस, या खींच थोड़ी जाएगा। तो फोर्स तो चाहिए ही चाहिए दोनों साइड से। तो वैसे यहाँ पे कौन लगाना है, सीलिंग लगा रही थी, यहाँ पे आपका ब्लॉक लगाना पड़ गया। ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों डायरेक्शन में तो जीरो क्यों नहीं हुआ, भाई यहाँ पे जीरो क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे जीरो क्यों नहीं हुआ बताओ, स्प्रिंग तो दोनों तरफ से खींचोगे। दोनों साइड से वॉल अटैच कर दोगे तो फिर तो मैं बता नहीं सकता क्या आंसर होगा, फिर तो फोर्स कितना लगा रहा है पता नहीं चलेगा मेरे को। भाई जो वॉल फोर्स लगा रही है मुझे नहीं पता ना, एम ब्लॉक का तो मुझे पता था कि अगर एम लगाऊंगा तो एम जी लगाएगा, वॉल का बता नहीं सकता कितना लगेगा, तो वॉल को बताना पड़ेगा आपको फोर्स एक साइड से कितना लग रहा है। हाँ आ रहे हैं, मास डिफरेंट है तो क्या होगा, उस पर भी आते हैं, चलो कर लेंगे वो भी, मास डिफरेंट होंगे तो क्या होगा। इतना क्लियर हो गया, ये क्लियर, जल्दी बताओ फटाफट, टाइम हो रहा है फिर। पहले ये बताओ मुझे, आपके मास डिफरेंट पे मैं आता हूँ, पहले ये बताओ, अगर ये स्प्रिंग बैलेंस ऐसे होता और मैं एक साइड से फोर्स लगाता इस पे एम जी, तो क्या ये खींचता, इसकी रीडिंग आती, इसकी रीडिंग कितनी आएगी बताओ। अगर मैं एक साइड से एम जी फोर्स लगाऊंगा इस पे, इस साइड को पकड़ के एम जी के बराबर फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी बताओ। ये ऐसे रखा हुआ है टेबल पे, फ्रिक्शनलेस टेबल पे, इसका मास जीरो है, और आपने इसको एम जी से खींचा तो एक्सीलरेट होना शुरू, भागना शुरू कर जाएगा ये तो रीडिंग कितनी आएगी इस केस में बताओ, इसकी रीडिंग कितनी आएगी। ऊपर वाले की तो एम आ रही थी, इस वाले की कितनी आएगी। जीरो आएगी ना, खींचेगा ही नहीं, खींचेगा ही नहीं तो रीडिंग कितनी आएगी, जीरो। इसका मास जीरो है तो एक भगता जाएगा सीधा अपना एक तरफ से ही। तो स्प्रिंग में रीडिंग लाने के लिए दो तरफ से खींचना तो पड़ेगा ही भाई, दो तरफ से खींचना पड़ेगा ही। ठीक है, आप किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, बस मैं मास वाला डिफरेंट वाला बता रहा हूं, इसके अलावा किसी को डाउट तो नहीं है, एक बार लिख दो सब लोग, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, क्लियर हुआ। बत्ती जली तो फटाफट लिखो, अगर बत्ती जल गई तो फटाफट लिखो, फिर मैं आपको मास वाला बताता हूँ, अगर डिफरेंट मास होते तो क्या रीडिंग आती। जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है ना, ठीक है। अगर डिफरेंट मास होता तो क्या होता, डिफरेंट मास होता तो यार इसका में क्या करते हैं फिर हम, इसके अंदर फोर्स निकालते हैं स्प्रिंग के अंदर, है ना, मास मान लो इधर से कुछ है m1 और यहां से m2 है, ऐसे, है ना, ऐसा मास है, और मतलब लटका लटका हुआ है मास, ऐसा नहीं है लटका हुआ है, नीचे की तरफ को लटका है, पुली लगा के आपने लटका रखे, मान लो ये m1 m2 होते, है ना, तो मैं क्या करता फिर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता यहाँ पे। एक मैं स्लाइड ले लेता हूँ यार, आपको फटाफट समझा देता हूँ, स्लाइड चाहिए यहाँ पे हमें ना, लेट अस टेक द स्लाइड।
ऐड हो गई स्लाइड, ओके चलो। मेंटोस खाली, अच्छा अगर ऐसा होता ना केस, अगर ये M1 M2 होते तो क्या होता है यहाँ पे फोर्स जो आता है वो M1 M2 बराबर होते हैं मान लो, तो फोर्स क्या आता है यहाँ पे mg आता है यहाँ पे, है ना, इसमें जो स्प्रिंग में फोर्स आता है mg आता है। अब इस केस में क्या होगा, आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स कितना आएगा, तो कैसे निकालूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो मान लो फोर्स F है, तो स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो भी F के बराबर होगा, तो यहाँ पे फोर्स इस पे F लगेगा और इस पे भी F लगेगा, ठीक है। टेंशन जो होगा F के बराबर होगा स्प्रिंग में, भाई जो यहाँ पे फोर्स होगा टेंशन के कारण इधर होगा, F के कारण इधर होगा, तो आपस में बराबर होंगे वो, क्योंकि मासलेस है ये, तो आपका ये F हो जाएगा और ये भी F हो जाएगा। अब मैं दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में इक्वेशन बनाऊंगा, मैं लिखूंगा m2g, मेरे को देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन किधर को है। अब इनका एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया स्प्रिंग जो खींचेगा तो लेंथ चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन मे नॉट बी सेम बोथ द मासेस। तो आप लिखोगे इसमें, मान लो इसका एक्सेलरेशन इधर को a2 है और इसका इधर को a1 है, मुझे नहीं पता, हो सकता है उल्टा भी हो, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा, मुझे एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, m2g माइनस f इक्वल टू m2a2, और अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, f माइनस m1g इक्वल टू m1a1, ठीक है। तो आई विल यूज आइदर दिस इक्वेशन, अगर मुझे एक्सेलरेशन पता है तो आई विल यूज आइदर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f, और जो f की वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा, वही स्प्रिंग की रीडिंग होगी, वही मेरा आंसर होगा। अब बताओ क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। इस केस में f निकालना पड़ेगा, बाकी केस में सिंपल था, इस केस में f को निकालना पड़ेगा इक्वेशन बना के। क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर, ओके गुड गुड, ठीक है। तो क्योंकि हमारे बाकी केस में क्या था, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, तो हमारा एक्सेलरेशन जब नहीं हो रहा था, एक्सेलरेशन जीरो था, अगर दोनों मास बराबर होंगे यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा स्प्रिंग, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी वहां पे, mg माइनस एफ इक्वल टू जीरो, और f माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी, तो दोनों केस में क्या आ जाएगा, f इक्वल टू एम जी, तो जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा वो mg के बराबर आएगा, इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पे रीडिंग mg आएगी, यहां से भी यही आएगी, लेकिन इस केस में निकालनी पड़ेगी। क्लियर, ये क्लियर हुआ, अगर ये क्लियर हो गया तो फटाफट से बोल दो, क्लियर हो गया ना ये, चलो होमवर्क लिख लो फटाफट से, होमवर्क लिख लो फिर अगर क्लियर है तो, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो। नोट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, 5 4 3 2 1 0। मंकी वाला क्वेश्चन आ गया है ना, एस और मार्क क्वेश्चन है, मैंने उसकी तरह है आई थिंक। 5 4 3 2 1 0, दो क्वेश्चन हो गए, ये हम कर चुके हैं सारा, तो ये क्वेश्चन भी लिख लो, कर लोगे तो फटाफट से, है ना। अगेन 5 4 3 2 1 0, अगेन 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो यहां तक करके आना, कल की क्लास में हम लोग फिर पुलिस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर सबको क्लियर है तो एक बार लिख दो, वी आर स्टॉपिंग द क्लास हियर एंड सी यू अगेन टुमारो, टिल देन गुड बाय, कीप ऑन इंक्रीजिंग योर कंसेप्ट्स, दोबारा मिलते हैं विद न्यू कंसेप्ट के साथ और आगे और चीजें समझते हैं। आज काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं,
थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान से एक बार देख लेना, क्वेश्चन कर लेना, असाइनमेंट पड़ा हुआ है ऐप पे वो भी कर लेना, राइट। अच्छा हैंगओवर हो गया, जिनको हैंगओवर हो गया एक बार असाइनमेंट देख लेना, ठीक है, कर लेना सॉल्व, सब हो जाएगा। चलिए क्लास को यहाँ पे फिर हम रोकते हैं एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, टुमारो क्लास मोस्ट प्रॉब्ली। ओके चलिए मैं भी लंच कर लूँ यार, भूख लगी काफ़ी।